आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रामनगर में एनएसयूआई नेता की आत्महत्या के मामले को लेकर वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने प्रशासन को फटकार लगाई है। उनके मुताबिक प्रशासन वक्त रहते सही कदम नहीं उठा पाया। वहीं दूसरी ओर राज्य में कई जगहों पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रामनगर में छात्र नेता के आत्मदाह की कोशिश के बाद से एनएसयूआई से जुड़े स्टूडेंट्स में खासा रोष है और बीते 2 दिनों में छात्रों ने प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री के एक करीबी नेता के दबाव में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आत्मदाह जैसी घटना सामने आई। हमारे साथी रोहित पांडे को काफी जल गया है, वो उसको सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है और लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों का दमन कर रहे थे और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी लोगों का संरक्षण है, जिसके चलते हमें नुकसान पहुंचाने का काम लंबे समय से किया जा रहा था। आत्मदाह करने के बाद जब लड़का मरने की स्थिति में है, वो हम ही लोगों पर मुकदमे थोपकर अपनी जो भी नाकामियों से छुपा रही है। हम चाहते हैं कि एसएसपी विम्मी सचदेवा को भी तत्काल यहां से हटाया जाए। उधर इस घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने भी प्रशासन को फटकार लगाई। उनके मुताबिक प्रशासन वक्त रहते कदम नहीं उठा पाया। ये इस सीमा तक चले जाएंगे इसका अंदाजा हमें नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कल बात की, उन्हीं ने सफदरजंग हॉस्पिटल में इनका सब इलाज का इंतजाम किया है। 55% वो बच्चा जला हुआ है। हमारी प्रार्थना वो बच जाए, क्योंकि जले हुए में इन्फेक्शन की संभावना अधिक होती है। बोलता रहता 10-12 दिन, लेकिन इन्फेक्शन इतना हो जाता है कि ऑर्गेन फेल्योर हो जाते हैं। तो हम डरे हुए हैं कि नौजवान बच्चा है, मैंने तो सबको देख रखा उन्हें, तो किसी तरह बच जाए। लेकिन इसमें समझदारी का परिचय प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से नहीं किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोतवाल के साथ एसएसपी को भी जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक एसएसपी ने उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। हल्द्वानी से विनोद मेहरा और रामनगर से खुशहाल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मेहरा। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा वाकया क्या है, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे कि कब से आखिर इस मामले की शुरुआत हुई और इसमें क्या कुछ कार्रवाई चल रही है पुलिस की तरफ से, और राजनीति अब तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में रामनगर छात्र संघ के चुनाव के वक्त एनएसयूआई के छात्र और यूथ कांग्रेस के छात्रों पर स्थानीय पुलिस ने कुछ मुकदमे दर्ज कर दिए थे। उन मुकदमों को वापस लेने का जो दबाव जो है एनएसयूआई के छात्र यूथ कांग्रेस के यूथ लगा रहे, पुलिस पर बना रहे थे दबाव की, ये जो मुकदमे उन पर लगाए गए हैं वो एक तरह से फर्जी मुकदमे हैं और इनको वापस लिया जाए। तो लगातार जो है ये मांग करते हुए जो है उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने जो है जो स्थानीय कोतवाल हैं उनको हटाने की भी मांग की। इस मांग को लेकर के जो एनएसयूआई के लड़के थे ये सारे जो है ओवरहेड टैंक के ऊपर चढ़ गए, जहां पर से इन्होंने जो है आत्मदाह की धमकी जो है पुलिस को दी थी। वो आत्मदाह कर देंगे यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो जिसके चलते रोहित पांडे एनएसयूआई का जो छात्र नेता है अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा ली, जिसके चलते जो है वो आज जो है सफदरजंग अस्पताल में एडमिट है। पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है उसको स्थानीय जो एनएसयूआई के छात्र थे उन्होंने ये चेतावनी दे रखी थी कि आत्मदाह उनके द्वारा किया जाएगा और उसको जो है गंभीरता से नहीं लिया जिला प्रशासन ने। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उधर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने भी छात्र नेता के आत्महत्या मामले में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आत्मदाह करने वाले छात्र नेता की चेतावनी के बाद भी प्रशासन और सरकार लापरवाह बनी रही। अजय भट्ट ने सरकार को फेल करार दिया। बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक छात्र ने जिसने पहले से अल्टीमेटम दिया था उसके बावजूद सरकार नहीं चेती। सरकार जिनकी है उसी संगठन से छात्र भी हैं। आखिर आत्मदाह क्यों करना पड़ा, क्या ऐसी बात थी? और जब उन्होंने पहले से कहा था मैं आत्मदाह करूंगा तो लापरवाही क्यों की गई? जिन लोगों ने इसमें लापरवाही करी उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
और बीजेपी के गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे ने पार्टी नेता बलराज पासी को प्रदेश की कमान सौंपने की अटकलों को बल दिया है। उनके मुताबिक बलराज पासी को काफी पहले इसकी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब नेतृत्व ने इस पर विचार किया है। अरविंद पांडे के मुताबिक बलराज पासी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोरों पर हैं। इस व्यक्ति के बारे में ये निर्णय बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज भी देर से ही सही, लेकिन एक अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि बलराज पासी जैसे व्यक्ति इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो निश्चित ही कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का शासन है इससे जल्दी जनता को और प्रदेश को मुक्ति मिलेगी। और उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर 20 तारीख को मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस में अब भी उम्मीदवार को लेकर घमासान बचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पक्ष में कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी के नेता आलाकमान को सुझाव दे चुके हैं और ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा जाना पार्टी के हित में होगा। वहीं पीडीएफ नेता और पर्यटन मंत्री दिनेश धन्ने का कहना है कि बहुगुणा को राज्यसभा भेजे जाने से राज्य को एक और उपचुनाव झेलना पड़ेगा और ऐसे में उन्होंने बाहरी उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने का ज्यादा फायदेमंद बताया है। हमने वो राय उनको दे दी है। माननीय अंबिका सोनी जी आई थी, सोनिया जी का प्रतिनिधित्व करने आई थी। मैंने कहा कांग्रेस को बचना चाहिए, क्योंकि एक को करते हैं तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे को करते हैं तो पहला नाराज होता। ये नाराजगी तो है और उससे विकास भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जब जहां जितनी धड़ेबाजी बनेगी, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और इस उत्तराखंड के लिए भी। उत्तराखंड का जहां तक सवाल है, उत्तराखंड के अधिकांश कार्यकर्ताओं की राय है कि प्रत्याशी उत्तराखंड से होना चाहिए, लोकल प्रत्याशी होना चाहिए और इसके साथ ही विजय बहुगुणा जी के लिए लगभग सारे सीनियर लीडर्स में आम राय है, चाहे हमारे स्पीकर साहब हों, चाहे हमारे मंत्रीगण हों, हमारे अधिकांश विधायक हों, अधिकांश लोगों की राय विजय बहुगुणा जी के पक्ष में है और मैं समझता हूं कि वो उपयुक्त भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अगर अपर हाउस में देश के जाएंगे तो बेहतर तरीके से राज्य के तमाम विषयों को रख पाएंगे। और प्रदेश में बीजेपी जल्द ही राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक प्रत्याशी के चयन को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। दरअसल बीजेपी की नजर कांग्रेस पर टिकी हुई है और वो कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद ही अपने उम्मीदवार का ऐलान करने पर विचार कर रही है। सभा का चुनाव होना है क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी जी ने वाली वो सीट खाली हुई है और ये पार्टी तय करेगी कि किसको राज्यसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है। अल्मोड़ा में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है और इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य के आला नेताओं के साथ प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने भी शिरकत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की नाकामियों को जनता के सामने रखने को कहा। राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्याम जाजू जी, मैं सोचता हूं कि 2017 सन्निकट है और उसके लिए मैं सोचता हूं यहीं से आगाज हम लोगों ने गूंजी है कि यही एक जो टीम है जिसमें कि सारे महीने का जनप्रतिनिधि, सांसद सब थे, हमारे विधायक और जिलाध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी मोर्चों के सारे लोग यहाँ पे, तो यही एक टीम है तो जो पूरा लेकर के क्षेत्रों में जा करके और अब आगाज आगे गूंजेगा। 2013 में आई आपदा में केदारनाथ धाम को पहुंची क्षति के आकलन के लिए सोनप्रयाग से 25 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को रवाना किया गया है और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अजय कोठियाल ने इस दल को केदारनाथ के लिए रवाना किया। ये दल 9 नवंबर तक सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के चोराबाड़ी ताल, गांधी सरोवर और बासुकी ताल में आई आपदा के दौरान हुई क्षति का आकलन करेंगे और आपदा के बाद हुए निर्माण कार्यों की जानकारी भी देंगे। बता दें कि केदारनाथ में एक बार फिर से पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस दल को वहां भेजा गया है। दल में 2 सदस्य दिल्ली से जबकि बाकी सदस्य उत्तराखंड के हैं। इसका संदेश ये है कि वहां पे कोई खतरा इस समय नहीं होता, क्योंकि बरसात में थोड़ा बहुत हमको आशंका रहती है, जब आपदा की और बाढ़ की ये जब चिंताएं हमको रहती है, लेकिन इस समय हम इन सब चिंताओं से ऊपर उठकर हम वहां पर हमारा ये दल ट्रैकिंग दल गया है और जो कि 9 नवंबर को अपनी ट्रेनिंग पूरी करेगा। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ये जो पिछली बार सरकार ने निश्चित किया कि शीतकाल में भी यात्रा शुरू रहेगी, इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और ये उसका अगला कदम है।
जब कुछ लोग शीत ऋतु में वहां पर पर्वतारोहण करके केदारनाथ में समय बिता सकते हैं, तो ये धीरे धीरे ये जतलाने की कोशिश है कि शीत ऋतु में भी वहां पर यात्रा चल सकती है। नंबर 1। नंबर 2, आपका कहना सही है कि भाई जब कुछ न कुछ गतिविधियां वहां पर चलेंगी तो एरिया गुलजार होगा। जैसे कि यात्रा के बाद सुनसान हो जाता है तो वो सुनसान पना खत्म होकर रौनक रहेगी। तो अच्छा प्रयास है और इसको सराहा जाना चाहिए। सभी स्तरों पर इसको सराहा जाना चाहिए। और पहाड़ों पर शिक्षा व्यवस्था का हाल कैसा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन चमोली के कलगोट विद्यालय का हाल और भी बेहाल है, क्योंकि यहां दीपावली की छुट्टी पर गए शिक्षक अब तक नहीं लौटे हैं। और आलम यह है कि शिक्षक अपने साथ उपस्थिति दर्ज कराने वाला रजिस्टर भी साथ ले गए हैं। दरअसल इलाके के विधायक राजेंद्र भंडारी और ब्लॉक प्रमुख प्रकाश जोशी क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यालय पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि शिक्षक दीपावली की छुट्टी से अब तक लौटे ही नहीं है। आपको बता दें कि दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में रह रहे लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि शिक्षक विद्यालयों में ठहरते ही नहीं हैं और ज्यादातर अपनी पहुंच के चलते अपना ट्रांसफर भी करवा लेते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लेकिन प्रशासन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करता, जिससे हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। देखा कि लगा कि हमारे जो शिक्षक लोग हैं वही उपस्थित नहीं है। गाँव वालों ने जो शिकायत की है उनके अनुसार ये है कि महीनों तक हमारे शिक्षक लोग यहाँ रहते नहीं हैं, पढ़ाई बाधित होती है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा सही पाया गया तो निश्चित रूप से हम इसमें खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और सरकार को भी अवगत कराएंगे। और काशीपुर के जसपुर खुर्द में 8 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में बच्ची के परिजन ही शक के दायरे में हैं। पुलिस के मुताबिक बच्ची के पिता का उसकी मां से विवाद चल रहा है और ऐसे में बच्ची के पिता पर ही शक जताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कोशिश पहले भी की गई थी, तब आरोपियों को छोड़ दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने 2 टीमें हरियाणा के लिए भेज दी हैं, जहां बच्ची के पिता और परिजनों की पूछताछ उनसे की जाएगी। बता दें आपको कि बच्ची के पिता हरियाणा में ही रहता है। दृष्टि जो अभी तक जो जांच हुई है और जो बातें सामने आई है उससे यही बात आ रही है कि इसमें इनके घर वाले ही किसी व्यक्ति का इसमें हाथ है। बेसिकली घर में विवाद चल रहा है पति और पत्नी के बीच, माता पिता के बीच में उनके, तो उसी में यही बात आ रही है कि संभवतः पिता के द्वारा अपने जो पुत्र के माध्यम से किसी रिश्तेदार के माध्यम से ही उसको उठाया गया है। उत्तरकाशी में 80 गंगा घाटी के ग्रामीणों ने आपदा के बाद से गांव की वास्तविक स्थिति की ओर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के मकसद से डोडीताल पर्यटन मेला आयोजित किया। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक अगस्त 2012 और जून 2013 की बाढ़ में हुई भीषण तबाही के बाद से क्षेत्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, जिससे उनको परेशानियां पेश आ रही हैं। उनके मुताबिक गांवों पर आज भी भू धसाव का खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डोडीताल पर्यटन मेला 2012 की बाढ़ के बाद जो है नहीं हो पाया, तो इस बार हम सारे ही जनप्रति पूरे 80 गंगा घाटी के सीएम साहब से समय मांगने जा रहे हैं कि सीएम साहब को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो यहाँ पर डोडीताल पर्यटन मेले का शुभारंभ भी करें और यहाँ की जो हमारी जो मूलभूत समस्याएं उनसे जो है वो रूबरू भी हो। और नैनीताल के एरीज में वैज्ञानिक जुटे हैं। यहां हवाई द्वीप में लगने जा रही 30 मीटर की दूरबीन को लेकर मंथन किया जा रहा है। दरअसल इस दूरबीन में भारत की 10% की भागीदारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दूरबीन के जरिए ब्लैक होल, ब्रह्मांड और दूसरे रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। टीएमटी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, उसमें 10% के लेवल पे हम भागीदार हैं और हम इसके लिए पहले से ही काम कर रहे हैं। यूका पुणे, IIA बेंगलोर, BARC मुंबई यूनिवर्सिटी, मोई यूनिवर्सिटी के भी लोग हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी लोग आए हुए हैं। सब मिलकर के ये चर्चा कर रहे हैं कि जो टीएमटी में भारत की प्रतिभागिता है वो किस तरह से और अच्छी तरीके से सुनिश्चित की जा सकती। जो कार्य चल रहा है इसके अलावा हम और क्या योगदान इसमें दे सकते हैं जिससे कि हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। राज्य के खादी ग्रामोद्योग मंत्री हरीश दुर्गापाल ने ऋषिकेश के ढाडवाला का दौरा किया और वहां ग्रामोद्योग में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। हरीश दुर्गापाल के मुताबिक लघु और ग्रामोद्योग पहाड़ की तस्वीर बदल सकते हैं। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। ये है ऋषिकेश के ढालावाल स्थित भारतीय ग्रामोद्योग संस्थान। यहाँ महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और दूसरे उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपना कुटीर और लघु उद्योग स्थापित कर सके। संस्थान के कर्ता धर्ताओं के मुताबिक यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कई लोग
अपना लघु और कुटीर उद्योग भी स्थापित कर चुके हैं और घर बैठे ही अच्छी कमाई कर रहे हैं। घर पति भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, तो अपने सही फर्क पड़ गया। अपने जो खर्चा आगे पड़ जाता है वो हम अपना खर्चा करते हैं। आज हमारे पास 42 तो अपने वर्कर हैं जो उनको देखते, प्रशिक्षित करते, उनको समझाते, SHG बनाते और ये एक ढांचा तैयार कर दिया गया जिससे कि हम लोग 5000 के लगभग लोग जुड़ गए हैं। संस्थान के क्रियाकलापों की जानकारी लेने के लिए राज्य के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री हरीश दुर्गापाल ने भी दौरा किया और कहा कि पहाड़ से पलायन को रोकना है तो लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापित करना होगा। उनके मुताबिक पहाड़ में काफी संसाधन है और अगर उनका उपयोग उद्योग स्थापित करने के लिए किया जाए तो हालात बदल सकते हैं। आज सब नौकरी की दौड़ के हट करके आज रोजगार लगाने की दौड़ में जिस आ जाएंगे तो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा। और ऐसा मेरा मानना है कि इस पहाड़ का उत्पाद जो है वो बहुत ही निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। हमारे पहाड़ में जो ऊन होती है, मुंशियारी में जो हमारे थुलमे बनते हैं, जो कालीन बनते हैं, जो शॉल बनते हैं, जो चादरें बनती हैं, तो हमारे उत्तराखंड में बहुत अपार संभावना है छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए। उत्तराखंड में भीमल, बुरांस, कंडाली और ऊन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन इनका सही दोहन नहीं हो पाता है, बल्कि नौकरी की तलाश में युवा पलायन कर जाते हैं, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में अगर स्थानीय उत्पादों का सहारा लेकर उद्योग स्थापित किया जाए तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पलायन भी रोका जा सकेगा। ऋषिकेश से आशीष ढोबाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।